My dear students, in previous video about group 17 we discussed general occurrence, general electronic configuration of group 17. प्रीवियस वीडियो में हम लोग जस्ट ग्रुप 17 को स्टार्ट किए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल बिहेवियर ऑफ ग्रुप 17। तो सबसे पहले हम देखें ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है ग्रुप 17 का। अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट का, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रुप 17 का, तो हम पाएंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट इनका जो फ्लोरीन है ऑलवेज -1 होता है। ऐसा क्यों? तो हमने कहा कि दे है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, या एक कहोगे कि दे आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमंग पीरियोडिक टेबल। तो निश्चित है कि इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -1 होगा एंड देयर इज नो वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो लिमिटेड होगी। बट अदर हाइड्रोजन जिसमें क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से लेके +7 तक एग्जिस्ट करेगा। अब हम जरा चर्चा करेंगे कि +1 से +7 कैसे एग्जिस्ट करेगा। तो एग्जांपल हम लेते हैं क्लोरीन का। हम देखेंगे कि अगर क्लोरीन 17 है, क्या है कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3d0। तो अगर हम स्टेप 1 में देखें तो यहाँ पे s में 2 इलेक्ट्रॉन आपका, p में आपका 5 इलेक्ट्रॉन है, और हम देखेंगे d वैकेंट है, दे है सिंगल 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या 1 हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन। तो ऐसी स्थिति में ये -1 भी हो सकता है, किसी का ले भी सकता है, या किसी के साथ शेयर भी कर सकता है, किसी को दे भी सकता है, दैट इज +1। क्योंकि अगर इससे कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहा तो वहां ये +1 एग्जिस्ट करेगा। यानी हम +1 और -1 दोनों बताएंगे यहाँ पे। अब अगर हम अगली स्टेप की बात करेंगे, ये स्टेप 1 हो गया। अब जरा हम इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाए। निश्चित है कि एक्साइटेड स्टेट करेंगे, दैट इज स्टेप 2। तो स्टेप 2 में क्या होगा? अगर ये इलेक्ट्रॉन जंप कर गया और डी में आ गया, तो निश्चित है कि आप देखेंगे कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ऐसी स्थिति में ये +3 एग्जिस्ट करेगा। स्टेप 3 की अगर हम बात करते हैं, ऐसी स्थिति में देयर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और यहां एक ऑक्सीडेशन स्टेट +5 का होगा। लास्ट स्टेप इसका स्टेप 4 अगर देखें, तो यहां हम देखेंगे दे हैव 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि दे आर एबल टू एग्जिस्ट +1 to +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। हालांकि जो अदर हाइड्रोजन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका कभी-कभी ऑक्साइड के साथ +4 या +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी एग्जिस्ट होता है। तो सबसे पहले हम इसमें समरी देंगे कि दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसा क्यों? बिकॉज़ दे हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट लिमिटेड होगा, दैट इज -1 ओनली बिकॉज़ दे have no vacant d orbital, but other hydrogen except fluorine they have vacant d orbital, and due to presence of vacant d orbital they exist in variable oxidation state, that is from +1 to +7 oxidation state। ये आप अपने दिमाग में रखेंगे। एक्सप्लेनेशन क्या है? ये आपके सामने एक्सप्लेनेशन है जिसमें हम देखेंगे कि +1 से +7 कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब हम बात करें इनकी रिएक्टिविटी की,
तो इनकी रिएक्टिविटी में सबसे पहले हम देखें कि इनका रिएक्टिविटी क्या है और इनकी रिएक्टिविटी किस तरीके से हम एक्सपेक्ट करेंगे। तो इनकी जो रिएक्टिविटी है इसमें आप देखेंगे तो इनकी जो डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है, डिसोसिएशन एंथैल्पी दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ये बहुत ही लो होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। जैसे अगर हम क्लोरीन की बात करें, अगर हम क्लोरीन की बात करें, ब्रोमीन की बात करें और इसी के साथ अगर हम कंपेयर करें हाइड्रोजन की या ऑक्सीजन की या नाइट्रोजन की, तो हम देखेंगे कि फ्लोरीन के केस में जो बॉन्ड एंथैल्पी आपकी आती है वो होती है 158.8 किलो जूल, क्लोरीन के केस में आता है 242.6 किलो जूल और आयोडीन के केस में 198 किलो जूल, हाइड्रोजन का 458 किलो जूल, ऑक्सीजन का जो है 495 किलो जूल और नाइट्रोजन का होता है 941 किलो जूल। फ्रॉम दिस डाटा इट इज क्लियर दैट द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन इज लो, और इस लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वजह से हम कहेंगे कि इट इज मोस्ट रिएक्टिव एंड इट रिएक्ट फास्टली विथ अदर एलिमेंट एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, एज कंपेयर टू ऑक्सीजन एंड कंपेयर टू नाइट्रोजन, क्योंकि जितनी इनकी लो जो है डिसोसिएशन बॉन्ड एंथैल्पी होगी ये एक्टिवेशन एनर्जी इस रिएक्शन के लिए कम यूज होगा और कम लगेगा, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हम कहेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, सिंस दे हैव लो डिसोसिएशन बॉन्ड एंथैल्पी, hence they are highly reactive in nature and they react mostly element that is metal and non-metal to form various compound। अब अगर हम चर्चा करें इसके पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, काफी इंपॉर्टेंट है पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहेंगे। तो निश्चित है कि द एटम आर ग्रुप द सबस्टेंसेस व्हिच ऑक्सीडाइज अदर। अब ऑक्सीडाइज अदर को कैसे करेगा, निश्चित है कि वो ये उसकी इलेक्ट्रॉन को लेगा एंड सेल्फ रिड्यूस होगा। तो अगर ये रिड्यूस होगा, अगर पावरफुल होगा तो ही तो रिड्यूस होगा, और हमने देखा है कि दे है मैक्सिमम या दे है मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो निश्चित है कि रिएक्शन में ये किसी के भी इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेंगे और जैसे ही उसके इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे अगला ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएंगे। तो ये खुद पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अगर इनके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की क्षमता की बात करें तो इनका नेचर होता है फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू फ्लोरीन, एज कंपेयर टू ब्रोमीन, एज कंपेयर टू आयोडीन। जहां पे फ्लोरीन जो है स्ट्रॉन्गेस्ट, ये आपको याद रखना, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वहीं आयोडीन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब जरा हम इनको देखें तो अगर हम फ्लोरीन को किसी X आयन से रिलेटेड सॉल्यूशन में डालते हैं तो फ्लोरीन इस X को X2 में ऑक्सीडाइज करने वाला है, ठीक है, और ये खुद कन्वर्ट हो जाएगा 2F नेगेटिव में, यानी इसका रिडक्शन हो जाएगा और इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जहां X की वैल्यू क्लोरीन हो सकती है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। या अगर हम क्लोरीन को किसी हाइड्रोजन कंपाउंड में डालते हैं तो ये 2Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और X2 को बाहर निकालेगा, जहां X होगा ब्रोमीन या आयोडीन। तो हम कहेंगे कि फ्लोरीन आर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड से क्लोरीन या ब्रोमीन को क्या कर देगा, ये उनको ऑक्सीडाइज कर देगा। कैसे ऑक्सीडाइज किया, अब एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो व्हेन फ्लोरीन को अगर हम HCl में डालते हैं तो ये क्या बनाने वाला है, 2HF बना लेगा और क्या निकाल लेगा, क्लोरीन। हाउ कैन यू से दैट फ्लोरीन ऑक्सीडाइज एंड फ्लोरीन रिड्यूस? तो हम देखेंगे कि क्लोरीन का -1 है और यहाँ 0 है, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा है, दैट इज ऑक्सीडेशन
फ्लोरीन का यहाँ 0 है और यहाँ -1 है, दैट इज रिडक्शन। और इस तरीके से जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। अगर हम और एक्सप्लेनेशन इसका लें इसका ऑक्सीडाइजिंग का, तो हम देखेंगे कि फ्लोरीन जो है वाटर से ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर देता है, इतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। व्हेन फ्लोरीन ट्रीटेड विथ वाटर, तो ये निश्चित है कि O2 निकलने के लिए 2 चाहिए, तो यहाँ पे ट्वाइस कर लोगे, ये 2 हो जाएगा, दैट इज 4HF प्लस O2 गैस। यानी यहाँ पे ये -2 था, यहाँ पे 0 हो गया, इसका मतलब ऑक्सीजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और फ्लोरीन का क्या हो गया, रिडक्शन। लेकिन वहीं फ्लोरीन या ब्रोमीन जो दूसरे हैं, इनको अगर हम पानी में डालते हैं तो ये वाटर से ऑक्सीजन को रिमूव नहीं करते हैं, बल्कि इनका जो कंपाउंड होता है HOCl प्लस HCl या HOBr प्लस HBr बनाते हैं, जिसको हाइपोहेलस एसिड कहेंगे, और ये हाइड्रोजन एसिड है। आयोडीन का रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, आयोडीन का जस्ट रिवर्स रिएक्शन होता है। आयोडीन अब यहाँ पे H2O का जो O है वो आयोडाइड को I2 में कन्वर्ट कर देता है। तो निश्चित है कि आयोडाइड को अगर I2 में कन्वर्ट करेगा, आयोडाइड इज कन्वर्टेड इनटू I2, तो यहाँ पे अगर हमने कोई आयोडीन से रिलेटेड कंपाउंड अगर लिया तो ये आयोडाइड को I2 में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे मान लो आपने ले लिया HI और यहाँ पे ले लिया O2, तो ये क्या करेगा, I2 में कन्वर्ट कर देगा, यहाँ पे 4 लिखो 2I2 और ये बना लेगा ट्वाइस H2, यानी जस्ट रिवर्स रिएक्शन देता है एज कंपेयर टू अदर हाइड्रोजन। इसके बाद हम देखेंगे जिस हमने कहा कि आयोडीन का जो रिएक्शन होता है स्पॉन्टेनियस नहीं होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। जो आयोडाइड को यानी इनके कंपाउंड में से आयोडीन को लिबरेट कर देता है, यानी उनको क्या कर देता है, -1 से उनको 0 यानी आयोडीन का ऑक्सीडेशन कर देता है। जैसा मैंने बताया, जैसे मान लो अगर हमने चाय लिया और यहाँ पे O2 डाल दिया, तो निश्चित है कि यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन -1 है, इसका 0 है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से I को भगा देगा, क्योंकि O2 है तो 4 लेना पड़ेगा, और ये बना लेगा ट्वाइस H2O प्लस 2I2। अब यहाँ आप देखोगे -1 यहाँ 0 है, तो आयोडीन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, और O का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो O का जो रिडक्शन हुआ इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया और ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो जस्ट रिवर्स आयोडीन होता है। अब हम बात करेंगे काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन कि इनका हाइड्रोजन के साथ किस टाइप का रिएक्शन होता है। तो अगर हम बात करें हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के प्रति इनका जो रिएक्शन होता है HX टाइप के कंपाउंड बनाते हैं, जिनको हम हैलोजन एसिड कहेंगे। क्या कहेंगे, हैलोजन एसिड कहेंगे। निश्चित है कि जो हाइड्रोजन है, जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड है कैसा है, या फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन। तो HF अगर जो बनेगा तो निश्चित है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से पार्शियल नेगेटिव बन जाएगा, और अगला जो HF होगा ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो फ्लोरीन के केस में, HF के केस में क्या होगा, स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से, और ये जो स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, डाउन का ग्रुप क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, और इस डिक्रीज की वजह से कुछ प्रॉपर्टी इसकी चेंज होगी, और उस प्रॉपर्टी को अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि अगर हमने मान लो HF ले लिया,
HCl ले लिया, HBr ले लिया, HI ले लिया। तो अगर हम इस पैरामीटर को देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। निश्चित है कि डाउन द ग्रुप जब जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी डिक्रीज करेगी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का जो ट्रेंड क्या होगा, HF have more bond dissociation enthalpy as compared to HCl, as compared to HBr and as compared to finally HI। लेकिन अगर बात करें थर्मल स्टेबिलिटी की, थर्मल स्टेबिलिटी की, तो जो थर्मल स्टेबिलिटी होगा निश्चित है कि सेम, यानी जो स्टेबल की अगर हम बात करेंगे तो HF मोर स्ट्रांग या मोर स्टेबल एज कंपेयर्ड टू HCl, एज कंपेयर्ड टू HBr ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्योंकि स्ट्रांग इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इनके भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा काफी स्ट्रांग होगा, तो इसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी का ट्रेंड होगा वो होगा HF इक्वल मोर देन HCl, मोर देन HBr एंड मोर देन HI। तीसरा ट्रेंड अगर हम देखें तो नेचर या स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड का मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो ट्रेंड होगा वो डाउन द ग्रुप क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो जो ये ट्रेंड होगा HF, देन HCl, देन HBr, देन HI। ये तीन आप याद रखोगे जो डाउन द ग्रुप डिक्रीजिंग आर्डर में होंगे हाइड्रोजन एसिड के। लेकिन अब यहीं पे अगर हम एसिडिक की बात करेंगे, एसिडिक कैरेक्टर, तो एसिडिक कैरेक्टर में हमने पढ़ा हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहेंगे, विच इजीली लूज देयर हाइड्रोजन लाइक प्रोटॉन, या विच इजीली लूज HI, या फास्टली लूज HI, या चाहे तो जितना जल्द रिलीज करेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो निश्चित है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो HI कैन इजीली लूज देयर प्रोटॉन। तो ऐसी स्थिति में जो इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ट्रेंड होगा वो ये होगा कि HI आर मोर स्ट्रॉन्ग एसिडिक बिहेवियर एज कंपेयर टू HBr, एज कंपेयर टू HCl, एज कंपेयर टू HF। या ये हम कहें कि डाउन द ग्रुप हाइड्रोजन एसिड का जो एसिडिक नेचर होगा वो इंक्रीज करता हुआ जाएगा। अगर हम बात करें रिड्यूसिंग नेचर की, रिड्यूसिंग नेचर किसे कहेंगे, दे आर कैपेबल टू रिड्यूस अदर। रिड्यूस कैसा करेगा, जिससे देखिए सेल्फ ऑक्सीडाइज होगा। तो अगर ये अपना H रिलीज करता है तो अगला H को पकड़ के रिड्यूस होगा। तो निश्चित है कि जितना फास्ट H रिलीज करेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या माना जाएगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट माना जाएगा। तो इसके जो रिड्यूसिंग नेचर की जो फिनोमेना होगी वो भी ऐसा ही होगी कि डाउन द ग्रुप जो हाइड्रोजन एसिड होंगे इनका रिड्यूसिंग पावर क्या होता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। या यह पहले जो ट्रेंड होगा HI इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू HBr, एज कंपेयर टू HCl, देन एज कंपेयर टू HF। तो हाइड्रोजन एसिड से रिलेटेड ये आप 5 चीज अपने दिमाग में रखोगे जिसके ऊपर MCQ रिलेटेड या एराइड हो सकते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, थर्मल स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होते जाएंगे। एसिडिक कैरेक्टर, रिड्यूसिंग नेचर, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करते जाएंगे। ये ट्रेंड आप अपने दिमाग में बैठा देंगे। अब हम लोग चलते हैं इनका नेचर एयर के साथ क्या होगा या ऑक्सीजन के साथ क्या होगा। बात करते हैं विथ ऑक्सीजन। निश्चित है कि अगर ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन के साथ इनके जो कंपाउंड बनेंगे निश्चित है कि दे है +1 + 7 ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 to +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्सेप्ट
क्लोरीन, तो वेरियस टाइप ऑफ ऑक्साइड बनाएंगे। इनके जो भी ऑक्साइड बनेंगे एसिडिक बिहेवियर के होंगे, क्यों? क्योंकि नॉन मेटल है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम बात करेंगे फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन एयर के साथ रिएक्ट करके केवल दो ही ऑक्साइड बनाता है, एक होता है OF2 और एक होता है O2F2। जहां पे यहाँ पे OF2 में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2 होता है, ये पर ऑक्साइड है, जहाँ पे -+1 होता है। अगर हम बात करें तो ये जो OF2 या O2F2 ये जो दोनों है, ये स्ट्रॉन्ग फ्लोरीनेटिंग एजेंट माने जाते हैं। फ्लोरीनेटिंग एजेंट का मतलब ये किसी भी कंपाउंड को फ्लोरिनेशन करने के लिए काफी यूजफुल है। और आज हम टेक्निकली O2F2 या OF2 का यूज हम फ्लोरोनेटिंग एजेंट के रूप में करते हैं। एक रिएक्शन देखें जो हमसे पूछा जाता है, इसका रिएक्शन जैसे मान लो अगर हम देखते हैं, जैसे मान लो अगर हमने ले लिया H2S और इसके ऊपर हमने ले लिया O2F2, निश्चित है कि इनसे रिएक्ट करके S को SF6 में कन्वर्ट कर देगा, और SF6 में अगर कन्वर्ट कर रहा है तो निश्चित है कि हमको अब ये 2H को पकड़ के 2HF बना लेगा। फ्लोरीन आ गया, यहाँ पे आप 4 कर दो और निकल जाएगा 4O2। तो हम कहेंगे कि O2F2 is used as a strong fluorinating agent because they easily used to convert या to produce fluorinated compound। ठीक है ना? इसके बाद अगर हम क्लोरीन की बात करें या ब्रोमीन की बात करें या आयोडीन की बात करें और इनके नेचर की बात करें, इनका नेचर किस टाइप से ऑक्साइड बनाने का होगा, तो इनकी जो स्टेबिलिटी ऑक्साइड की होगी, स्टेबिलिटी ऑक्साइड की होगी, उसका ट्रेंड होगा आई के जो ऑक्साइड होंगे मोर स्टेबल एज कंपेयर टू Br, एज कंपेयर टू Cl, और इसके बाद आएगा Br, यानी Br के जो ऑक्साइड होंगे वो लिस्ट स्टेबल होंगे, I के जो ऑक्साइड होंगे वो स्टेबल होंगे, और Cl इंटरमीडिएट होगा। इनके जो ऑक्साइड बनेंगे वो +1 से लेके +7 तक बनेंगे। जैसे हम एग्जांपल हम देखें ऑक्साइड के, जैसे मान लो अगर हम लेते हैं क्लोरीन या हम लेते हैं ब्रोमीन या लेते हैं आयोडीन, तो इनके जो ऑक्साइड होंगे मैंने कहा कि +1 से लेके +7 तक के ऑक्साइड बनेंगे। जैसे मान लो अगर हमने एग्जांपल ले लिया Cl2O ले लिया, ClO2 ले लिया, या Cl2O6 ले लिया, Cl2O7 ले लिया, सेम Br का ले लेते हैं, Br2O ले लिया, या हमें Br2 ले लिया या Br3 ले लिया। सिमिलरली आयोडीन के लेते हैं, I2O4 ले लिया, I2O5 ले लिया या I2O7 ले लिया। हमने कहा कि द ऑक्साइड ऑफ आयोडीन आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू क्लोरीन देन ब्रोमीन। ये ट्रेंड होता है ऑक्साइड स्टेबिलिटी का। अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +1 होगा। यहाँ पे बात करेंगे तो +4 होगा, यहाँ पे बात करेंगे तो +3 होगा, यहाँ पे बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा +7। सिमिलर ऐसा है, हम अगर निकालते जाएंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको ये जानना है कि जो I2O5 होगा ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। स्ट्रॉन्ग I2O5 का हम कंपेयर करेंगे और अब ये देखेंगे कि I2O5 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। हाउ कैन यू से, इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो कुछ एग्जांपल देंगे इसके लिए और हम देखेंगे कि जो I2O5 होगा H2S को S में कन्वर्ट कर देगा, या ये कहो कि यह जो है HCl को Cl2 में कन्वर्ट कर देगा, और अगर हम बात करें तो CO को CO2 में बदल देगा। इसमें निश्चित है
कि CO का जो इंपॉर्टेंस है, जैसे मान लो हमने ले लिया I2O5 और हमने डाल दिया H2S, निश्चित है कि दे है 5 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे आप 5 कर दो, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा I2 प्लस आपका हो जाएगा 5H2O प्लस 5S, और एक तरीके से कहो कि रिएक्शन पोलर सोल्यूशन बन जाएगा। सिमिलरली आपने HCl ले लिया और I2O5 ले लिया, निश्चित है यहाँ पे आपका 10 ले लो, तो ये क्या हो जाएगा I2 प्लस 5H2O प्लस 5Cl2, या आपने I2O5 का ट्रीटमेंट CO से किया, 5 ऑक्सीजन 5 CO, और ये बना लेगा I2 प्लस 5CO2। इस तरीके से ये जो है CO के एस्टिमेशन में भी यूज किया जा सकता है। हम लोग पढ़ेंगे आगे की केमिस्ट्री में एस्टिमेशन ऑफ कार्बन, या हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो उसमें देखेंगे ये जो है I2O5 का यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CO के एस्टिमेशन में किया जाता है कि कितना CO का परसेंटेज, या मान लो CO गैस का ppm अगर हमको निकालना होगा तो इस रिएक्शन का यूज हम करते हैं। इस तरीके से I2O5 आर यूज टू एस्टिमेशन ऑफ CO। अब हम बात करते हैं इनका रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल, मेटल के साथ, क्योंकि मेटल हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो मेटल के साथ इनका जो भी रिएक्शन होता है या जो भी कंपाउंड बनाते हैं निश्चित ही आयोनिक होगा, और आयोनिक के साथ साथ उसमें हम देखेंगे कि ये जो कंपाउंड बनेंगे ये साल्ट कहलाएंगे, एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। बात करते हैं, जैसे एग्जांपल मान लो अगर हमने मेटल ले लिया, क्लोरीन ले लिया, निश्चित है कि MCl2 बनेंगे। ये जो भी MCl या MCl2 बनते हैं डिपेंड ऑन द वैलेंसी ऑफ मेटल। फॉर एग्जांपल मान लो आपने Na ले लिया, Cl2 डाल दिया, या आपने Mg ले लिया, Br2 डाल दिया, या आपने Ca ले लिया, Cl2 डाल दिया, या Al ले लिया, आपने Cl2 डाल दिया, डिपेंड ऑन द वैलेंसी प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा NaCl बनेगा। अब इसको बैलेंस कर लो, यहाँ MgBr2 बनेगा क्योंकि Mg की वैलेंसी 2 होती है, CaCl2 बनेगा क्योंकि Ca की वैलेंसी 2 होती है, यहाँ आपका AlCl3 बनेगा क्योंकि Al की वैलेंसी 3 होती है। इसको आप 2 कर दो, इसको आप 3 कर दो, ये 2 कर दो, दिस इज द कंपाउंड विथ मेटल। लेकिन इस आयोनिक कैरेक्टर का इनका क्या होगा, तो आयोनिक कैरेक्टर का इनका जो ट्रेंड होगा वो ये होगा कि मेटल क्लोराइड आर मोर आयोनिक एज कंपेयर टू मेटल क्लोराइड, एज कंपेयर टू मेटल ब्रोमाइड, एज कंपेयर टू मेटल आयोडाइड। यानी हम ये कहेंगे कि डाउन द ग्रुप जैसे जैसे करते जाएंगे इनका जो आयोनिक कैरेक्टर का परसेंटेज होगा वो कम होता चला जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है डिक्रीज करती जाएगी। और हमने देखा है कि परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर डिपेंड करेगा इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू पे। तो अगर हमसे पूछे कि सिमिलर, अगर हमसे पूछे कि NaF और NaCl में कौन मोस्ट आयोनिक कैरेक्टर रखेगा, तो आपका जवाब होगा NaF, because chlorine are more electronegative as compared to chlorine। But कुछ ऐसे मेटल हैं जो वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट में हैलाइड बनाएंगे, जैसे मान लो SnCl2 भी बना सकता है, SnCl4 भी बना सकता है, PbCl2 भी बना सकता है, PbCl4 भी बना सकता है। तो अगर कोई सिमिलर मेटल अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में हैलाइड बना रहा है तो आपको याद रखना है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हैव मोर कोवैलेंट नेचर, मोर कोवैलेंट कैरेक्टर, या कहोगे लेस आयोनिक कैरेक्टर, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी HCl, Cl2 और SnCl4 में आप कहोगे
SnCl2 आर मोर आयोनिक, या ये कहोगे कि SnCl4 आर मोर कोवैलेंट। सिमिलर यहाँ PbCl2 आर मोर आयोनिक या PbCl4 आर मोर कोवैलेंट। रीजन क्या है? इसका रीजन है, हमने फजान रूल पढ़ा हुआ है। फजान के अनुसार जैसे उस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जाएगा, उसकी साइज छोटी होती जाएगी। और हमने पढ़ा है कि स्मॉलर द साइज ग्रेटर द पोलराइजेशन एंड मैक्सिमम द कोवैलेंट कैरेक्टर। क्लियर? यही कारण है कि लिथियम क्लोराइड और NaCl में लिथियम क्लोराइड है मोर कोवैलेंट कैरेक्टर एज कंपेयर टू NaCl ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ लिथियम केटायन। अब हम लोग इसके लास्ट प्रॉपर्टी का अध्ययन कर रहे हैं, जैसे विथ हाइड्रोजन। हमने देखा कि एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी इनकी पाई जाती है कि ये आपस में रिएक्ट करके इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड बनाते हैं। वन हाइड्रोजन रिएक्ट विथ अदर हाइड्रोजन टू फॉर्म ए इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड, और ये इनका एक बहुत ही यूनिक कैरेक्टर होता है। और जनरली इनके जो कंपाउंड बनते हैं उनका फार्मूला होता है XS-, XAX-3, XAX-5, XAX-7, जहां पे X क्या है? तो X हाइड्रोजन हैविंग हायर एटॉमिक नंबर, और X गैस क्या है? हाइड्रोजन हैविंग लोअर एटॉमिक नंबर। हायर एटॉमिक नंबर वाला जो होता है X होता है, और लोअर एटॉमिक नंबर वाला X गैस होता है। फॉर एग्जांपल ClF या ClF3 या ClF5 या IF7। तो ये जो इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड कैसे बनते हैं, इनका शेप क्या होगा, इनके अंदर किस टाइप का हाइड्रोजन होगा, ये हम मिलते हैं डिटेल नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स।